स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये बात तो पता ही होगी कि किसी पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए डाल दे तो वो जिस बल आघूर्ण का अनुभव करता है वो होता है पी ई साइन थीटा, जिसको हम पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण का अनुभव करता क्यों है। तो उसकी वजह क्या थी कि पी और ई मेड फॉर ईच अदर, पी हमेशा ई के साथ रहना चाहता है। अगर आपने इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया तो P वापस घूम करके वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में होना चाहता है। अब देखो, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण से संबंधित कुछ विशेष दशाएं आपको याद रखनी है जब P और E एक ही दिशा में हो। मतलब जिस तरफ आपके वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण की दिशा है P की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी दिशा में है। तो आप क्या देखोगे, अगर P और E सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच का कोण तो 0 अंश हो जाएगा। तो उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो कितना हो जाएगा, P E, और बीच का कोण अगर 0 है तो P साइन 0 होने की वजह से बल आघूर्ण भी क्या आ जाएगा, 0। मतलब किसी भी बल आघूर्ण का अनुभव नहीं करेगा ये वैद्युत द्विध्रुव। अगर देखो P और E दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, मान लो P तो किस तरफ है, दाईं तरफ, और आपका जो वैद्युत क्षेत्र है वो है बाईं तरफ। अगर आपने ऐसे रख दिया तब भी आप क्या देखोगे, इस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है पी ई इंटू में साइन 180 अंश आएगा। साइन 180 अंश का भी मान कितना होता है, 0। तो फिर से बल आघूर्ण कितना आ जाएगा, 0। अब देखो, दोनों ही अवस्थाओं में अगर कोई बल आघूर्ण नहीं आ रहा है तो हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है वो अब वैद्युत क्षेत्र में घूमना ही नहीं चाहता है। और जब वो घूमना नहीं चाहता तो उसे हम कहते हैं संतुलन में। अब देखो, दोनों संतुलन में अंतर क्या है उसको मैं एक चित्र से दिखाना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास दो जगहें हैं, एक तो ये वाली जगह, यहाँ पर भी आप किसी कंचे को रोकना चाहते हो, देखा होगा आपने मार्बल को, और यहाँ भी आप एक कंचे को रोकना चाहते हो। देखो, यहाँ भी कंचे को रोका जा सकता है, यहाँ भी कंचे को रोका जा सकता है, मगर दोनों में अंतर क्या है कि अगर आपने यहाँ से कंचे को थोड़ा सा हिला करके ऊपर ले जा करके छोड़ दिया तो कंचा वापस इसी अवस्था में आ जाए। तो ये जो आपकी स्थिति है ये आपकी स्थायी संतुलन वाली स्थिति है कि यहाँ ये कंचा रुका हुआ है, अगर आपने हिलाया और हिला करके छोड़ा तो वापस नहीं आ जाएगा। अब देखो, यहाँ भी हमारा कंचा रुका हुआ है तो वो संतुलन में तो है, लेकिन ये संतुलन है अस्थायी संतुलन, क्योंकि यहाँ बड़ी मुश्किल से इस कंचे को रोका गया है। और अगर हल्का सा भी हिलाया तो वो वापस यहाँ लौट कर नहीं आएगा, हल्का सा हिलाते ही वो यहाँ आ जाएगा और फिर से कहाँ कर रुकेगा, इसी जगह। तो P जो है उसकी जो इच्छा है वो हमेशा E के साथ रहने की है। अगर आपने P और E को अलग करके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में रोक भी दिया तो P यहाँ रुक तो जाएगा, मगर हल्का सा हिलाते ही P अपने आप को इस तरह से करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की खुद की इच्छा क्या है कि मुझे रहना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है तो बीच का कोण कितना आ जाएगा, 90 अंश। और अगर अब आप बल आघूर्ण निकालोगे तो वो आएगा PE साइन 90। साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो कैसा होगा, मैक्सिमम, जिसका मान होगा P इंटू E। तो ध्यान रहे, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव पर सबसे ज्यादा बल आघूर्ण कब लगता है, जब वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो। और यहां से ना हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एक परिभाषा भी देते हैं कि वो किसके इक्वल आ जाएगी, टाउ मैक्स अपॉन में E के, मतलब अधिकतम बल आघूर्ण अपॉन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 न्यूटन प्रति कूलाम है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना आ गया, टाउ मैक्स के बराबर। तो आपको कहना क्या है कि अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम वाले वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो उस पर जो भी बल आघूर्ण लगता है जिसका मान मैक्सिमम है उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थायी और अस्थायी संतुलन में किस तरह से रखा जाता है। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान न होकर के असमान हो, तो फिर वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण या बल का मान किस तरह से निकालते हैं। और अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझ सकते हो। और अगर आपको स्थायी और अस्थायी संतुलन से संबंधित कुछ भी ना समझ में आया हो तो बेझिझक आप अपना सवाल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।